लड़ेंगे लोग तब ना जब उनके पास कोई रीजन होगा, बट आपने वो रीजन ही मिटा दिया। बेल्जियम के अंदर 2 क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच स्पीकर्स रहते हैं, हु आर इन मेजॉरिटी। हमने ना ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, काफी ट्रिकी था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पावर शेयरिंग, जो कि हमारे क्लास 10th सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर है। और इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले सेशन के अंदर बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो इट्स गोना बी अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा एंजॉय भी हम लोग साथ में करेंगे। एक एक क्वेश्चन को साथ में मिलकर आप और मैं सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से बच्चा पार्टी सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एंड लेट्स लुक एट इट, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ गया है, जहां पर हमसे ये पूछा गया है कि इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डैश लैंग्वेज। तो पूछा जा रहा है कि बेल्जियम के अंदर जो पूरी जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो एक क्षेत्र में रहता है, जिस क्षेत्र का नाम है फ्लेमिश रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाली इस पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी भाषा में ये पॉपुलेशन बात करती है? क्या ये पॉपुलेशन डच भाषा में बात करती है, फ्रेंच भाषा में बात करती है, इंग्लिश में बात करती है या जर्मन में बात करती है? तो यहाँ पे बेसिकली यही पूछा जा रहा है। अब बच्चों, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ये जो पॉपुलेशन है हमारी बेल्जियम की, अगर हम बात करें तो बेल्जियम के अंदर बेसिकली हम लोग 2 क्षेत्र की बात करते हैं। एक है हमारा फ्लेमिश रीजन और एक है हमारा वलोनिया रीजन। ठीक है, फ्लेमिश रीजन और वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन के अंदर बेसिकली रहते हैं हमारे डच स्पीकर्स और वलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं हमारे फ्रेंच स्पीकिंग लोग। और डच स्पीकिंग लोग जो है वो एक तरीके से बेल्जियम के अंदर मेजॉरिटी में है, दैट इज वाई दे कॉन्स्टिट्यूट 59% ऑफ द पॉपुलेशन। वहीं पे जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं दे आर इन अ माइनॉरिटी। फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी ग्रुप है एंड दैट इज वाई द फ्रेंच आर ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन। और रेस्ट अगर हम बात करें तो 1% लोग यहाँ पे जर्मन भाषा बोलने वाले भी पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा एथिकल बोल रही हूँ, एथनिक कॉम्पोजिशन जो है बेल्जियम का उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेल्जियम के अंदर 2 क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच स्पीकर्स रहते हैं, हु आर इन मेजॉरिटी एंड दे स्पीक द डच लैंग्वेज विच इज 59% ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डच। लेकिन अगर वहीं पर पूछ लिया जाता कि 40% लोग जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो उसका सही जवाब होता फ्रेंच पीपल। ऑलराइट, तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करा है कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, यानी कि द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका द श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द डैश एंड डैश ऑफ द कंट्री। तो श्रीलंका का जो आइलैंड नेशन है, आइलैंड देश है श्रीलंका का, यहाँ पर जो तमिल पॉपुलेशन है, जो तमिल लोग रहते हैं यहाँ पर, वो कौन से हिस्से में कंट्री के रहते हैं? तो इज इट साउथ एंड वेस्ट, इज इट साउथ एंड ईस्ट, इज इट नॉर्थ एंड सेंट्रल, या इज इट नॉर्थ एंड ईस्ट? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि तमिल पॉपुलेशन श्रीलंका के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ और ईस्ट में, विच इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो नॉर्थ और ईस्ट जो है श्रीलंका का, वहां पर हमारी तमिल पॉपुलेशन रहती है। नेक्स्ट और हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये तो काफी सिंपल था, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डैश इज अ बिलीफ, ये एक मान्यता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, यानी कि जो बहुसंख्यक समुदाय होता है, इट शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे दैट इट वांट्स। तो जो लोग ज्यादा हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी, या फिर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो देश पे उस तरीके से राज कर सके जैसे वो करना चाहते हैं, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। और जो माइनॉरिटी है देश के अंदर, जो देश के अंदर अल्पसंख्यक समूह है, उनकी विशेस और नीड्स को बिल्कुल डिसरिगार्ड करके, मान्यता ना देकर राज कर सके मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो इस विश्वास को, इस बिलीफ को क्या बोला जाता है? तो वी नो कि द आंसर इज मेजॉरिटेरियनिज्म। बच्चों ये मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन ही लिखी है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, राइट, कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, सिन्हाला कम्युनिटी, वो ये विश्वास रखती थी कि वो अब इस देश को उस हिसाब से चलाएगी जैसे वो खुद चाहती है, और अपनी कम्युनिटी यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी के इंटरेस्ट में चलाएगी। और वहीं पे जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी है यानी कि तमिल कम्युनिटी, उसके इंटरेस्ट को बिल्कुल भी नहीं देखेगी, उसकी विशेस और नीड्स को इग्नोर करेगी। चलिए नेक्स्ट और हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं।
पावर स्ट्रगल डिमांडिंग अ सेपरेट ईलम वाज लॉन्च्ड बाय, एक ऐसा पावर का संघर्ष जहां पे एक सेपरेट ईलम यानी कि एक सेपरेट स्टेट की मांग करी जा रही थी, तो ये किसके द्वारा किया गया था? सिन्हाला द्वारा, सिन्हाला लोगों द्वारा, बुद्धिस्ट लोगों द्वारा, तमिल लोगों द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो वी शुड नो द करेक्ट आंसर टू दिस कि बच्चों यहां पर दिस ईलम वाज डिमांडेड बाय द तमिलियंस। जो डिमांड थी वो किस चीज की थी? एक तमिल ईलम की ही थी, क्योंकि बच्चों मेजॉरिटेरियन की पॉलिसीज को लागू कर दिया गया था श्रीलंका के अंदर, जिसकी वजह से हमारे तमिल्स को बिल्कुल, तमिल की जो भाषा थी तमिल, उस भाषा को बिल्कुल रिकॉग्निशन नहीं दी थी और सारी पार्शियलिटी जो है वो सिन्हाला लोगों के लिए चलती थी, इनके अगेंस्ट चलती थी। तो इन सब चीज़ों के दौरान हमारे जो तमिलियंस हैं वो काफ़ी एलिनेटेड फील करने लगे थे अपने देश में रहते हुए ही, एंड दैट इज़ वाई जब उन्होंने स्ट्रगल करा अपने लिए भी राइट्स हासिल करने का या अपने लिए भी पावर एक्वायर करने का, तो स्ट्रगल का उनका एक और हिस्सा था जहां पे उन्होंने तमिल ईलम यानी कि एक सेपरेट तमिल स्टेट की भी मांग करी थी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट और हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन? लेट्स लुक एट इट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज बेल्जियम हैज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेल्जियम ने किस प्रिंसिपल पे काम करा है? मेजॉरिटेरियनिज्म पर, अकोमोडेशन पर, बोथ ए एंड बी पर, या फिर नन ऑफ द अबव? तो बच्चों इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग बेल्जियम की बात करेंगे तो बेल्जियम एक ऐसी कंट्री थी जिसने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने देश के अंदर चलती हुई लड़ाई का समाधान करा था, उसको सॉल्व करा था। तो बेल्जियम के अंदर ऑल्दो एथनिक डिफरेंसेस थे बिटवीन द डच, बिटवीन द फ्रेंच, बिटवीन द जर्मन पीपल, बट स्टिल बेल्जियम ने जो मॉडल अडॉप्ट करा था वो एक बहुत ही बेहद इंस्पिरेशनल मॉडल है, विच वॉज द मॉडल ऑफ अकोमोडेशन, जहां पे हर किसी को देश के अंदर ही स्थान दिया गया था, हर किसी के बीच में पावर को इक्वली डिवाइड करा गया था, ताकि सारी की सारी कम्युनिटीज एक खुशहाल, एक पीसफुल, एक हार्मोनियस तरीके से देश का हिस्सा बन के रह सके। और इसी को हम लोग अकोमोडेटिव मॉडल ऑफ बेल्जियम भी बोलते हैं, ठीक है, या बेल्जियम्स अकोमोडेटिव मॉडल, जहां पर बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के बाद में क्या करा था? सभी लोगों को बराबर रिप्रेजेंटेशन दी थी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, और सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। देखिए क्या पूछा गया है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, वी ऑल नो कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, है ना। आइलैंड क्या होता है? एक ज्योग्राफिकल फीचर, एक ऐसा लैंडफॉर्म जो कि चारों तरफ पानी से घिरा होता है। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है विच इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ, किस जगह के कोस्ट के थोड़े से दूर ही श्रीलंका है? गोवा के कोस्ट से दूर है, केरला के, तमिलनाडु के, लक्षद्वीप के। तो बच्चों याद रखिएगा कि श्रीलंका इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से हल्का सा दूर है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट हमारे सेवेंथ क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? क्यों हम लोग पावर को शेयर करना चाहते हैं? क्यों हम लोग शेयर करते भी हैं? तो डिजायर क्यों करते हैं उस चीज की? वाई शुड वी शेयर पावर? बिकॉज इट हेल्प्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, क्योंकि इससे जो अलग अलग समुदाय हैं वो अपने त्योहार मना सकते हैं। क्योंकि इट इम्पोजेस द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, क्योंकि पावर को शेयर करने से जो बहुसंख्यक समुदाय होता है वो अपनी मन मर्जी दूसरों पे थोप सकता है। या फिर टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ताकि जो अलग अलग सामाजिक तबके हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, हम उसे कम कर सकें इस वजह से। या फिर इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, कि पॉलिटिकल ऑर्डर आपका स्टेबल रहे, बना रहे। सो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली 2 पॉइंटर्स बिल्कुल करेक्ट है, नॉट जस्ट 1 बट 2 आंसर्स आर करेक्ट। पावर को शेयर करने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, हमें पता है कि कुछ मॉरल रीजंस होते हैं, कुछ प्रूडेंशियल रीजन होता है, बट यहाँ पर 2 आंसर्स आर वेरी वेरी करेक्ट। एक तो रीजन यही है कि इससे ना कॉन्फ्लिक्ट की जो संभावना होती है उसको कम करा जाता है। अगर लड़ेंगे लोग तब ना जब उनके पास कोई रीजन होगा, बट आपने वो रीजन ही मिटा दिया लड़ने के लिए, तो अभी आपने सबको बराबर पावर दे दी, तो पीपल विल नॉट फाइट ना, क्योंकि आपने उनके बीच में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस संभावना को कम कर देती है जब आप पावर शेयर कर देते हो। तो नेक्स्ट चीज है इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो स्थगित रहे, स्टेबल बना रहे, अस्थिरता ना रहे, उसमें स्थिर तरीके से चलता रहे वो पॉलिटिकल ऑर्डर। क्योंकि अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे तो पॉलिटिकल ऑर्डर डगमगाएगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। तो वी डू नॉट वांट दैट। दैट इज वाई पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी इंश्योर करती है पावर शेयरिंग। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन के लिए हम लोग इस साइड आ जाते हैं। क्या बात हो रही है देखते हैं।
डिविजन ऑफ द पावर बिटवीन द हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। जब आप अलग अलग लेवल्स पे हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच में पावर को बांट देते हो तो ऐसे डिविजन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनियन डिवीजन ऑफ पावर या कम्युनिटी डिवीजन ऑफ पावर। बच्चों हम सभी को पता है कि जब आप अलग लेवल पे बांट रहे हो तो जैसे सेंट्रल लेवल है, ये स्टेट लेवल है, ये लोकल लेवल है, अलग अलग लेवल्स पे आपने पावर को बांट दिया, एक वर्टिकल लाइन है ना, कि ऊपर जो है सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर लोकल लेवल। सो दिस इज नोन एज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसको हम लोग फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग लेवल्स पे जब हम पावर को बांटते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज फेडरलिज्म और इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर वेर यू आर वर्टिकली डिवाइडिंग द पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th क्वेश्चन, यहां पे पूछा जा रहा है कि अ वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑपोजिट ग्रुप्स इन अ कंट्री। अगर एक देश के अंदर एक वॉर जैसी लड़ाई हो जाती है दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में तो उसको क्या बोला जाता है? कोल्ड वॉर, सिविल वॉर, एथनिक वॉर या नन ऑफ दीज? व्हाट विल वी कॉल इट? एक वॉर लाइक सिचुएशन आ गई है दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में। अच्छा, बात ये बच्चों, वॉर जब होती है ना, वैसे तो वॉर अगर वर्ल्ड वॉर की बात करो या कुछ वैसी बड़ी वॉर की बात करो तो वो अलग अलग देशों के बीच में होती है। बट यहां पे बोला जा रहा है अगर एक ही देश के अंदर अंदर दो अपोजिंग ग्रुप्स आपस में भिड़ गए तो उस देश के अंदर जब एक वॉर जैसा वातावरण बना है, देश के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सिविल वॉर, जो कि कहां पर हुई थी? श्रीलंका के अंदर हुई थी। ठीक है, इट इज नोन एज अ सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज आवर 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है श्रीलंका की उसमें से श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं? अब बच्चों यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मैं श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करती हूं, श्रीलंका है, सॉरी तो यहां पर मैंने लंका की जगह लाका लिख रही थी मैं। ठीक है, तो श्रीलंका है। अब श्रीलंका के अंदर हम लोगों ने देखा था दो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, एक है हमारे सिन्हालास और एक है हमारे तमिल्स, है ना। सिन्हाला की बात करें तो सिन्हाला 74% है, तमिल्स की बात करें तो तमिल्स टोटल 18% है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्रीलंकन तमिल्स। अब बच्चों तमिल्स के अंदर भी दो डिस्टिंक्शन है, तमिल्स के अंदर कुछ हमारे श्रीलंकन तमिल्स हैं और कुछ हमारे इंडियन तमिल्स हैं। श्रीलंकन तमिल्स आर 13% और जो इंडियन तमिल्स हैं वो बचे हुए 5% है, यानी कि जिनके फोर फादर्स जो हैं, जिनके पूर्वज जो है वो भारत देश से प्लांटेशन वर्कर के तौर पे श्रीलंका में आए थे और फिर यहीं पे बस गए, तो वो लोग इंडियन तमिल्स हैं 5%, और जो ओरिजिनली श्रीलंका को ही बिलोंग करते हैं तमिल बोलने वाले लोग वो हैं श्रीलंकन तमिल्स विच इज 13%। तो यहाँ पे हमने आंसर कर दिया है क्वेश्चन, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 13%। ऑलराइट, चलिए अब जो है अगले यानी कि 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 11वें प्रश्न के अंदर अब हम करने वाले हैं assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस ये होते हैं बच्चों। हमें सबसे पहला स्टेप होता है ये देखना कि assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले assertion को ही देखेंगे। assertion यहाँ पे लिख रखी है, सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। सिन्हाला को इकलौती श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, which is definitely a true statement। ये तो गलत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को ध्यान ही होगा कि जब मेजॉरिटेरियन मेजर्स लाए गए थे श्रीलंका के अंदर, सिन्हाला लोगों की सरकार थी, उन्होंने इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करा था। सबसे पहला कदम ही उन्होंने ये उठाया था कि जो उनकी खुद की भाषा है यानी कि सिन्हाला भाषा, उसको देश की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था वाइल डिसरिगार्डिंग द तमिल लैंग्वेज। रीजन दे रखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी। श्रीलंका की जो सरकार थी वो सिन्हाला समुदाय का प्रभुत्व जमाना चाहती थी, डोमिनेंस या सुप्रीमेसी जमाना चाहती थी श्रीलंका के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ये भी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं। और बच्चों यहां पर अब जब दोनों ट्रू हैं तो ऑब्वियसली हम ये तो लिख ही देंगे कि बोथ A and R
आर ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू तो हैं ही, वो तो हमें पता ही है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या जस्ट बिकॉज कि सिन्हाला कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी की डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहती थी, क्या इस वजह से उसने जो है सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था? बिल्कुल सही, यही रीजन था, क्योंकि वो अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट explanation of A. So both are true and R is also the correct explanation of A. Alright, let's move ahead to the 12th question. चलिए 12th question के अंदर फिर से एक बारी हमारा सामना assertion reason के question से हो रहा है। सबसे पहले assertion को पढ़ेंगे। The community government in Belgium is elected by one language community only. बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको सिर्फ एक लैंग्वेज कम्युनिटी इलेक्ट करती है, जो कि बात बिल्कुल सही है बच्चों। आप लोगों को पता ही है कि जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनकी अपनी अलग सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो फ्रेंच स्पीकर्स है उनकी अलग है, और जो हमारे डच स्पीकर्स है उनकी भी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो हर लैंग्वेज कम्युनिटी की अपनी अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ये बात बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल ट्रू है बात। रीजन पढ़ते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प्ड इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट ने जितने भी जो अलग अलग हमारे बोलने वाले तबके थे, यानी कि डच बोलने वाले या फ्रेंच बोलने वाले या जर्मन बोलने वाले, इनके बीच में जो लड़ाई झगड़े थे उनको सॉल्व करा है। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो यार यहाँ पे वही बात हो रही है कि बोथ आर ट्रू, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया ही इसलिए गया था, एक लैंग्वेज कम्युनिटी उसको इसलिए चुन रही है ताकि वो जो है लोगों के बीच में जितने लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट कर सके, सॉल्व कर सके। तो डेफिनेटली आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो हर कम्युनिटी की, जैसे जो फ्रेंच लोगों ने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। अब वो जो फ्रेंच लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास ये अधिकार है कि उनके एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल इश्यूज, इन सब इश्यूज पर वो डील करेगी। किसी और को दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। और ये काफी एक्सक्लूसिव इसलिए कर लिया गया ताकि आपकी कोई झड़प ना हो, किसी से बहसबाजी ना हो, है ना। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी कम्युनिटी के जो ऐसे मुद्दे हैं सबको सॉर्ट आउट कर ले और उसकी किसी भी दूसरी कम्युनिटी से झड़प नहीं होनी चाहिए। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है 13वां प्रश्न, और 13वें प्रश्न के अंदर रिजर्वेशन दे रखी है। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंका की जो तमिल पॉपुलेशन थी उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन थी। दे यूज्ड टू फील एलिनेटेड, उनको एक एलियन की तरह लगता था अपने ही देश में रहकर, which is definitely true. Yes, they used to feel like an alien in their own country. Because why? The reason was, the reason being कि हमारे जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको एक एलियन की तरह इसलिए फील होता था क्योंकि जब मेजॉरिटेरियन मेजर्स सिन्हाला गवर्नमेंट लेकर आती है, और मेजॉरिटेरियन मेजर्स एक के बाद एक आते हैं, जहाँ पर एक तरीके से बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट फॉस्टर करने की बात करी जाती है, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, सिन्हाला भाषा को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। तो हर मेजर सिर्फ सिन्हाला लोगों के लिए आ रहा है, तमिल लोगों के लिए कुछ भी नहीं आ रहा। तमिल लोगों की विशेस, नीड्स डिसरिगार्ड हो चुकी हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई घास नहीं डाल रहा है। इस वजह से बच्चों हमारे श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा फील होने लगा कि हम इस देश का हिस्सा ही नहीं है। मतलब आप अपने देश में रह रहे हो एंड यू आर फीलिंग कि वी आर लाइक एन एलियन इन दिस नेशन बिकॉज नो वन इज डूइंग एनीथिंग फॉर अस। हमारे लिए तो कोई राइट्स नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई प्रेफरेंस हमें नहीं मिल रही, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। सो दे वर फीलिंग एलिनेटेड बिकॉज ऑफ these measures, and the Sri Lankan government denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities. क्यों आ रही थी ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन? इसी वजह से आ रही थी क्योंकि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, श्रीलंका की जो सरकार थी, विच वॉज अ सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो है इनको बराबर के पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही थी, बराबर जो है राजनीतिक अधिकार नहीं दे रही थी, डिस्क्रिमिनेट कर रही थी इनके अगेंस्ट कि इनको नौकरी नहीं मिले, बाकी अवसर ना मिले। So all of these things were happening. That is why all of this created a feeling of alienation. So both are true. A और R दोनों सही हैं. Both are true and R is also the correct explanation of A. R जो है A को ढंग से बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए 14th क्वेश्चन पर आते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है?
Belgium and Sri Lanka, they both faced ethical tension among different communities. बात की जा रही है ethical नहीं ethnic tensions होगा, ethical नहीं बच्चों, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए इसको, ethnic tension. सोशल डिफरेंसेस के बेसिस पे टेंशन्स हो रही थी ना, तो बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में एथनिक टेंशन्स देखने को मिली है, विच वी ऑल नो कि यस डेफिनेटली देखने को मिली है, ये बात बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट लिख रखा है कि बोथ द कंट्रीज रिजॉल्व्ड द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द कम्युनिटीज. नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रखी है कि दोनों ही देशों ने अपनी जो भी इंटरनल मसले लड़ाइयां चल रही थी उनको सॉल्व कर लिया एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लाकर, जहां पे सारे के सारे समुदायों को बराबर जो है प्रतिनिधित्व मिला है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली, जो कि बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. क्यों गलत है बच्चों? आप लोगों को रीजन पता होना चाहिए कि देयर वाज ओनली वन कंट्री बिटवीन देम, यानी कि बेल्जियम, जिसने जो है पावर शेयरिंग करके, हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग कर कर बेल्जियम ने क्या करा है, बेल्जियम ने जब पावर को शेयर करा तो डेफिनेटली बेल्जियम जो थी बच्चों उसने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर लिए थे अपने देश के अंदर. बट श्रीलंका के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि श्रीलंका ने ऐसी कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट फॉलो नहीं करी और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करी. ठीक है, सो यहाँ पे बेल्जियम अगर होता सिर्फ तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ लिखा है बोथ द कंट्रीज, तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. ओनली वन कंट्री विच इज बेल्जियम, बेल्जियम रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, लेकिन श्रीलंका डिडंट. ओके, next is the 15th question. Let's come to the 15th question. all right, 15th question में assertion क्या है पढ़ लेते हैं. the power should reside with one person and group located at one place in a democracy. स्टेटमेंट पढ़ते ही इतना गलत लग रहा है कि ये क्या बात कर दी है. बोला जा रहा है कि जो पावर है ना वो एक ही इंसान के पास आना चाहिए या एक ही ग्रुप के पास होना चाहिए जो एक ही जगह पर हो इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र के अंदर. डेफिनेटली नॉट, नॉट एट ऑल. ठीक है बच्चों, तो इट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू. ये तो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड की बात कर रहे हैं. एक लोकतंत्र के अंदर अगर आप एक ही इंसान को पावर दे दोगे तो फिर वो लोकतंत्र नहीं बचेगा ना, फिर तो वो एक डिक्टेटरशिप बन जाएगी, एक ऑटोक्रेटिक रूल बन जाएगा. तो ये तो बहुत ही गलत बात है, हम बिल्कुल इसको मानेंगे नहीं, ना ही सपोर्ट करेंगे. रीजन दे रखा है कि इफ द पावर इज डिस्पर्स्ड, अगर पावर आप बांट देते हो, डिस्पर्स कर देते हो, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक डिसीजंस क्विकली एंड एनफोर्स इट. तो पावर बांटने से कभी भी नतीजा जल्दी नहीं लिया जाएगा, उस नतीजे को लागू नहीं करा जाएगा. देखो यार, पावर को बांट देने मतलब ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. ठीक है, हम मानते हैं कि पावर को बांटने से बहुत से लोगों को आपको कंसल्ट करना पड़ता है एक डिसीजन पे अराइव करने के लिए, टाइम थोड़ा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन इन्फोर्स नहीं होगा जल्दी, या वो डिसीजन बहुत लेट लिया जाएगा. देखो, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, चाहे उसमें टाइम लगे, चाहे वो एनफोर्स थोड़ा जाके लेट होगा, बट स्टिल दैट डिसीजन वुड बी समथिंग विच विल बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल. यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का रेफरेंस ले रहे हैं कि चाहे वो डिसीजन थोड़ा टाइम लगाए, है ना, चाहे वो डिसीजन थोड़ा लेट आए, चाहे वो डिसीजन थोड़ा सा लेट एनफोर्स हो रहा है, बट फिर भी एटलीस्ट इट विल बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल. मैक्सिमम लोगों से एक्सेप्ट तो करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा कि जिसे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं. तो दोनों ही फॉल्स है. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 16th पे. ओके, इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. एक डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी की आवाज सुनी जाती है पब्लिक पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए. बिल्कुल सही बात है ये, एवरीवन इज कंसल्टेड. नेक्स्ट लिखा गया है कि इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम. भारत के अंदर एक फेडरल सिस्टम मौजूद है, जो कि बिल्कुल सही है. बच्चों, इंडिया में एक फेडरल सिस्टम जरूर है जहां पर हम लोगों ने वर्टिकली पावर को शेयर कर रखा है बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड द लोकल लेवल. तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. और हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि रीजन जो है वो कहीं से इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज, इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम. नो, I don't think that reason is the correct explanation of A. Reason is not the correct explanation of A, but A and R both are true. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 17वें प्रश्न पर. और क्या है ये 17वां प्रश्न, देखते हैं. Assertion दी गई है कि the French speaking community in Belgium was rich and powerful. जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे बेल्जियम के अंदर, जो फ्रेंच बोलने वाला समुदाय था, वो रिलेटिवली डच और जर्मन लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अमीर था, थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, विच इज ट्रू. हम लोगों को अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता है कि ये बात बिल्कुल सच है
क्योंकि बच्चों यही तो दिक्कत थी कि जो मेजॉरिटी है डच बोलने वाली, वो अपनी डोमिनेंस अपने मेजॉरिटी के बेसिस पे एस्टैब्लिश कर सकते थे, बट वहीं पे जो फ्रेंच लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में थे, बट स्टिल दे वर मोर पावरफुल, दे वर मोर रिच दैन द डच पीपल। उनको जो बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, बाकी सारी चीज़ों के, वो पहले मिल जाते थे, जिसकी वजह से डच कम्युनिटी उनको पसंद नहीं करती थी। तो दैट वॉज द इंटायर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि फ्रेंच पीपल ऑल्दो दे वर लेस इन नंबर्स बट दे वर मोर रिच एंड पावरफुल हु गॉट द एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सूनर दैन द डच पीपल। नाउ रीजन इज द बेल्जियन गवर्नमेंट फेवर्ड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। क्या जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है, बेल्जियम की सरकार है, क्या वो फ्रेंच समुदाय को फेवर करती थी? बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पर बच्चों सिर्फ एजर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। चलिए 18th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है 18th क्वेश्चन? 18th क्वेश्चन की एजर्शन को पढ़ते हैं सबसे पहले। सो इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज्ड that the unity of the country is possible by respecting the feelings and interests of the different countries. बेल्जियम के अंदर लीडर्स को ये चीज ज्ञात होती है, रियलाइज होती है कि देश की एकता तभी मुमकिन है जब सभी, जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज, नहीं कम्युनिटीज, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, कम्युनिटीज होगा, ठीक है। तो जब आप अलग अलग जो डिफरेंट समुदाय आपके देश में रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट, सभी को केटर करोगे, सभी की फीलिंग्स को समझोगे, सभी को रिस्पेक्ट दोगे, तभी जाकर आपका देश जो है वो यूनाइटेड रह पाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। यस, दे डेफिनेटली रिकॉग्नाइज दैट, दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट लिखा है कि बेल्जियम ने डच स्पीकिंग कम्युनिटी को फेवर करा, विच इज डेफिनेटली अगेन फॉल्स। याद रखिएगा, बेल्जियम की सरकार ने किसी को भी फेवर नहीं करा है बच्चों। जब जो है वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन इमर्ज होने लगी थी, टेंशंस डेवलप होने लगी थी, अभी लड़ाई झगड़े हुए नहीं थे, एक टेंशन थी कि कहीं डच लोगों को ये टेंशन थी कि फ्रेंच लोग ज्यादा रिच पावरफुल है, तो कहीं वो डोमिनेट ना करे। फ्रेंच लोगों को ये टेंशन थी कि डच लोग अपनी मेजोरिटी का फायदा ना उठाए, तो देयर वाज अ टेंशन। बट स्टिल बेल्जियम के अंदर उस टेंशन को एग्रेवेट नहीं करा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन तक नहीं पहुंचाया जाता, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है वहां की सरकार का, क्योंकि वहां की सरकार ने रियलाइज करा कि वी नीड टू सॉल्व दिस, हमें इन टेंशंस को भी सॉल्व करना है, हमें कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं जाना है। तो उन लोगों ने बच्चों एक अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स जो थे उनको अडॉप्ट करा, और बेल्जियम को एक तरीके से उन अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स के तहत वो लेकर आया और वहां पर पावर को बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में शेयर किया, ठीक है। So this is true and this is false. Let's move on to the 19th question. Okay, 19th question के अंदर assertion है tyranny of the majority is highly desirable. जो बहुसंख्यक समुदाय है वो टायरेंट बन जाए, तानाशाह बन जाए, वही तो हम चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। So this is definitely false बच्चों, कोई भी टायरनी नहीं चाहेगा किसी की भी। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग द पॉलिटिकल ऑर्डर मोर स्टेबल। जब एक इंसान टायरेंट बन जाता है, जब मेजॉरिटी टायरेंट की तरह बन जाएगी, तानाशाह की तरह बन जाएगी, तो उससे पॉलिटिकल ऑर्डर जो है आपका, जो राजनीतिक ऑर्डर है वो और स्थिर हो जाएगा और स्टेबल बन जाएगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। चलो नेक्स्ट 20th, जो कि हमारा लास्ट असर्शन रीजन है बच्चों, इसके बाद हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स पे मूव करने वाले हैं। तो 20th क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है पावर शेयरिंग इज गुड। ऑब्वियसली पावर शेयरिंग इज गुड। पूरा चैप्टर पढ़ा किस लिए था? क्योंकि पावर शेयरिंग अच्छी है, यही कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। फिर लिखा है इट लीड्स टू एथिकल टेंशन। एथनिक टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली फॉल्स। पहली बात तो ये एथनिक होगा, एथिकल नहीं। एथनिक टेंशन लेकर आती है पावर शेयरिंग नहीं, बल्कि जो एथनिक टेंशन है उसको सॉल्व जरूर कर देती है, लेकर नहीं आती, सुलझा जरूर देती है। ठीक है, चलो बढ़िया। आ जाते हैं बच्चा पार्टी अपने 21वें प्रश्न पर। अब लास्ट के हमारे 10 क्वेश्चंस बचते हैं, और ये जो 10 क्वेश्चंस है लॉन्ग शॉर्ट। और हाँ अच्छा ओके, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा आई थिंक एमसीक्यू है, फिर से एमसीक्यू आया है, और ये आई थिंक बच्चों आप लोगों की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगे मैं लेकर आई हूँ। ओके, ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट? ब्रुसेल्स के अंदर एक बहुत स्पेशल टाइप की दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी वो अब ये बताना है। तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट अ मेजॉरिटी इन द कैपिटल। नेक्स्ट लिखा है कि डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अदर फॉरेन लैंग्वेजेस वर सीपिंग इन, या इंग्लिश वॉज बिकमिंग डोमिनेंट। बच्चों हमेशा ये चीज याद रखिएगा
ये है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम के अंदर हिसाब किताब कैसा था, यहाँ पे 59% लोग डच स्पीकर्स थे, 40% लोग फ्रेंच स्पीकर्स थे और 1% लोग जो है वो जर्मन स्पीकर्स थे। बट फिर वहीं पे आया उसके अंदर जो उसका कैपिटल है वो था ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स के अंदर एकदम उल्टा हिसाब था। कंट्री के अंदर जो डच पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, ब्रुसेल्स में वही पॉपुलेशन माइनॉरिटी में थी। तो ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% लोग सिर्फ डच स्पीकर्स थे। तो कंट्री के अंदर जो डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे वही डच स्पीकर्स ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे, और कंट्री के अंदर जो फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे वही फ्रेंच स्पीकर्स ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, कि जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो कंट्री में तो मेजॉरिटी में थी लेकिन कैपिटल में वही पॉपुलेशन माइनॉरिटी में थी। डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में 59% है ना देश में तो, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर सिर्फ 20% है। तो यही बात थी, यही दिक्कत थी। चलिए ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आई है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट। What are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. बच्चों बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स में 1 2 3 4 लेकर आई हूं, आप लोगों को ये बिल्कुल डिटेल में आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आपको ये आंसर पता होना चाहिए, ऑल्दो मैंने सिर्फ यहाँ पॉइंटर्स में लिखा है, बट यू शुड नो दिस आंसर इन फुल फ्लेजेड डिटेल। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी पूछ रखा है तो एग्जाम्पल भी लिख देना, अभी बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पूछ रखा है मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर। जो है सबसे पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हमको पता है जब हम हॉरिजॉन्टली पावर को बांट देते हैं, इसी को बच्चों सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। जहां पे आप एक तरीके से एक ही लेवल पे पावर को बांट रहे हो बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एक ही लेवल पे पावर बांट दी है ताकि कोई भी लेवल अपनी दी गई पावर से ज्यादा एक्सरसाइज ना करे, क्योंकि अगर वो करेगा तो बाकी 2 लेवल्स उस पर चेक लगा के रखेंगे और उसको रोक लेंगे। दूसरे टाइप का पावर शेयरिंग होता है हमारा फेडरल डिविजन ऑफ पावर, विच इज एट डिफरेंट लेवल्स, जिसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म भी बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, या फिर फेडरलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हो, वर्टिकली यानी कि इस तरीके से पावर को बांट देते हो बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड द लोकल लेवल, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पे बांट देते हो। तीसरे टाइप का पावर शेयरिंग आता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो आपके देश के अंदर जो अलग अलग सामाजिक तबके हैं, अलग अलग ऐसे तबके हैं जो भाषा में एक दूसरे से अलग हैं, धार्मिक रूप से अलग हैं, तो उन सभी के बीच में बराबर पावर को बांट देना। यहाँ पे बच्चों आप 2 एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे बेल्जियम के अंदर हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट में आपने क्या करा था, आपने एक तरीके से हर लैंग्वेज कम्युनिटी को बराबर पावर बांट दी थी। ठीक है, और उसी तरीके से इंडिया के अंदर आप लिख सकते हो सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, जो हमने रिजर्वेशन का सिस्टम इंडिया में बना रखा है, जहां पे हम लोग सारे जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं उन सबको बराबर लेवल पे लाना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 2 सिस्टम्स आप लोग लिख सकते हैं इन एग्जाम्पल, कि बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहां पे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर बांटी, और इंडिया के अंदर जो सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो कैसे हम लोगों ने अपने कास्ट ग्रुप्स को अकोमोडेट करा है, ऑल ऑफ दैट। फिर 4th फॉर्म आता है जब आप पावर को पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स, इन सब लोगों के बीच में बांट देते हो। ठीक है, तो व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, हमने देखा है कि इंडिया के अंदर पहले एक ही गवर्नमेंट का राज रहता था, सेंट्रल स्टेट हर लेवल पर, बट फिर जो है कोalition गवर्नमेंट का टाइम आता है जब बहुत सी अलग अलग जो हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन की सरकारें बनाती हैं और बहुत सारी पार्टीज को एक साथ रिप्रेजेंटेशन मिलता है, पावर शेयर होती है। प्रेशर ग्रुप्स हैं जो ग्रुप्स पॉलिटिक्स में घुसते नहीं है डायरेक्टली, बट हाँ बाहर से ही रहकर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, एंड मूवमेंट्स, आंदोलन के थ्रू। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। अब इसी के साथ चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पर, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले मैच करते हैं, फिर कोड से मैच करेंगे।
पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं जब उनके बीच में आप पावर को बांट देते हो तो इसको क्या बोला जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में बांटते हो तो आपने पावर सेपरेट करी है। नेक्स्ट है पावर शेयर्ड अमंग, तो यहां लिख भी देते हैं, 1 का क्या आंसर है, 1 का आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कलर अलग कलर से करते हैं, अमंग डिफरेंट, अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जब आप गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर कर रहे हो अलग अलग लेवल पे, मतलब वर्टिकल फॉर्म, मतलब फेडरल गवर्नमेंट, है ना, तो क्या बोलते गिरी, हाँ फेडरल गवर्नमेंट, है ना, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये आपका सेकंड का हो गया डी, ठीक है, ओके, ब्लू ले लेते हैं। नेक्स्ट, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जब आप अलग अलग सामाजिक तबकों के बीच में पावर को शेयर कर देते हो, हाँ तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेटली कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, वहां पे आपने अलग अलग तबकों के बीच में पावर को बांट दिया था, तो थर्ड का हो गया ए। और विदाउट अ डाउट, यहाँ पे येलो कलर लेते हैं, विदाउट अ डाउट हमारे फोर्थ वाले का हो गया सी, है ना, कोalition गवर्नमेंट, यानी कि जब पावर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर करी जाती है, गठबंधन की जो सरकारें होती हैं। और राइट, तो अब हम चूज कर लेंगे बहुत ही इजीली, 1 का है, 1 का बी, सेकंड का डी, बी डी ए सी, हाँ बी डी ए सी, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो हमने इस कोड से फिर सिलेक्ट कर लिया, बी डी ए सी आ रहा था, बी डी ए सी, उसी ऑर्डर में हमने सिलेक्ट कर लिया। ऑल राइट, 24th क्वेश्चन, ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, सबसे पहले बोला है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, जो कि हमें भी पता है बहुत अच्छा है। फिर लिखा है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, सामाजिक तबकों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, उसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करती है पावर शेयरिंग, कि कल को लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, है ना, तो हम जड़ को ही मिटा देंगे कि इस बेसिस पे लड़ाई हो सकती है, वो जड़ ही नहीं रहने देंगे। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं, दोनों ही ट्रू हैं। A is true, B is false, both A and B are true, both A and B are false, या A is false but B is true। बच्चों both A and B are true। डेमोक्रेसी की स्पिरिट का ही मतलब है पावर को शेयर करना, तो डेफिनेटली इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बोथ आर ट्रू, बोथ A and B are true। ऑल राइट, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। मॉरली हम लोग पावर को क्यों शेयर करते हैं, क्या हमें ऐसा मजा आता है बच्चों। अब देखो, मॉरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग या मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग में ना बच्चे बहुत बारी मेरे से पूछते हैं, और मुझे पता है कि देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट सराउंड्स यू गाइज ऑन दिस टॉपिक, सो लेट मी लाइक क्लियर इट आउट। मॉरल का मतलब होता है कोई चीज जो नैतिक रूप में सही कर रहे हो आप। जैसे हम क्या बोलते हैं कि चोरी करना गलत है, किसी से झूठ बोलना गलत है, वहीं पे सच बोलना मॉरली बहुत अच्छा है। पढ़ाई करना, है ना, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप धोखा दे रहे हो किसी को तो वो मॉरली गलत है। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, काइंडनेस का एक्ट या फॉरगिवनेस, किसी को माफ कर दे रहे हो, तो वो भी एक अच्छी, मॉरली एक अच्छी चीज है, नैतिक रूप में एक अच्छी चीज है। तो वही बात है कि नैतिक रूप में बिकॉज इट इज कंसिडर्ड गुड, तो ये थोड़ी है कि 2 लोगों को पावर दोगे, 2 लोगों को पावर नहीं दोगे, तो दैट इज नॉट इक्वालिटी, है ना। तो पावर शुड बी शेयर्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ वेरी मॉरल थिंग टू डू, मॉरली करेक्ट। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी ही एक तरीके से यार पावर को शेयर करने की बात करता है। कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी यही तो होता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है ना। तो लोगों की ही सरकार है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि लोगों के बीच में तो पावर शेयर की ही जानी चाहिए, वो भी बराबर रूप से। शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट सो दैट द पीपल वुड बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। तो जिन लोगों को डेमोक्रेसी की सरकार जब चल रही है, तो जो लोग उसकी एक्सरसाइज से अफेक्टेड है या जिनको उसके प्रभाव के साथ रहना है, उन सभी के साथ पावर को शेयर करना है, ताकि लोगों को कंसल्ट करा जाए कि उनको कैसे गवर्न करना है। सो एवरीवन शुड हैव द सेम, वी कैन से द सेम शेयर इन द पावर, और लोग अपनी खुद की सरकार बनाए और लोग जो है उस सरकार को हटाने की पावर रखे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है, मतलब पीपल शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ पावर्स। नेक्स्ट रीजन आता है हमारा प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और यार प्रूडेंशियल का मतलब ही क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। एक प्रूडेंट इंसान यानी कि एक वाइज इंसान, एक बहुत समझदार व्यक्ति, और समझदारी इसी में है कि पावर को शेयर करो। क्यों? अभी पूरा चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा,
उस चैप्टर के अंदर ये था, 2 एग्जाम्पल दिए थे तुमको, एक बेल्जियम का एग्जाम्पल भी दिया था, एक श्रीलंका का एग्जाम्पल भी दिया था। तुमने दोनों एग्जाम्पल को पढ़ा। जो एक प्रूडेंट इंसान है, जो एक समझदार इंसान है, उसने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा होगा चैप्टर से कि यार देखो, बेल्जियम के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई थी, बट बेल्जियम के लीडर्स ने पावर के अकोमोडेट कर दिया, सभी के बीच में पावर को बराबर रूप से बांट दिया, जिसकी वजह से वो टेंशंस फर्दर आगे नहीं गई और लड़ाई झगड़ा होने से रुक गई, कुछ आगे नहीं गई। वहीं पे जो दूसरी जगह थी यानी कि हमारा श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ? श्रीलंका के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट चीज हुई। श्रीलंका के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो लोग थे वहां पर श्रीलंका में, सो दोस पीपल, वहां पे टेंशन इरप्ट हुई तमिल्स और सिन्हालास के बीच में। उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या उसको सॉल्व करा? नहीं, उन्होंने उसको सॉल्व करने की बजाय उसको और एग्रेवेट करा, मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेकर आए। वहां पे तमिल्स ने डिमांड भी करी बहुत से राइट्स की, उसको बार बार डिनाई करते गए, नहीं दिया पावर का शेयर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने देखा वायलेंस, वायलेंस के बाद हमने देखा सिविल वॉर, पूरी कंट्री तहस नहस, है ना। तो माइनॉरिटी के साथ ही नहीं, लॉन्ग टर्म में मेजॉरिटी के साथ भी बुरा हुआ। तो वही वाली बात आती है कि जो अब ये दोनों एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि भाई समझदारी इसी चीज में है कि पावर को शेयर करो। यही चीज प्रूडेंशियल रीजन बोलती है कि समझदारी इसी में है कि पावर शेयर करने से पॉसिबिलिटी जो होती है कॉन्फ्लिक्ट की सोशल ग्रुप्स के बीच में, उसको कम किया जाता है। एक गुड तरीका है, एक अच्छा तरीका है जिससे आप पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हो। क्योंकि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है, अगर आपके समाज में 2 तबके आपस में लड़ेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, हिंसा होगी, और हिंसा के बाद जो है पॉलिटिकल ऑफन लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल रूप से अस्थिरता आ जाएगी, है ना, और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू शेयर द पावर। ओके, 27th क्वेश्चन आ गया है, जहां पर बहुत ही सिंपल सा पूछ लिया गया है कि डिफाइन मेजॉरिटेरियनिज्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल्दो 2 लाइन का आंसर है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, डिफाइन मेजॉरिटेरियनिज्म। तो बच्चों क्या होता है मेजॉरिटेरियनिज्म? मैम जो श्रीलंका में हुआ था, क्या एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसी मान्यता कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो एक देश का शासन करे, वो भी ऐसे तरीके से जैसे वो चाहता है, इन विच एवर वे दैट इट वांट्स। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो देश को किसी भी तरीके से चला सकती है जैसे वो खुद से चाहती है, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी की जो उम्मीदें हैं, जो जरूरतें हैं, उन सभी को डिसरिगार्ड कर दो, मानो ही मत, देखो ही मत, अनदेखा कर दो, ठीक है, और सिर्फ अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी के हक में शासन करो। तो दिस इज मेजॉरिटेरियनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एथनिसिटी या फिर एथनिक। डिफाइन द वर्ड एथनिक। एथनिक का मतलब होता है एक ऐसा सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन द कॉमन डिसेंट। मतलब बच्चों सिंपल सी चीज है, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। अगर आप लोगों के बीच में आप 5-10 लोग हो और आप एक कल्चर, एक संस्कृति शेयर करते हो, तो यू आर अ एथनिक ग्रुप, ठीक है। और जो लोग अलग संस्कृति शेयर करते हैं वो एक अलग एथनिक ग्रुप। तो एथनिक ग्रुप हम बहुत अलग अलग सोशल डिफरेंसेस पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे धर्म के बेसिस पे हो सकता है, जैसे हो सकता है बेसिस हम ले लें भाषा। इस चैप्टर में तो हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही देखा है ना एथनिक ग्रुप, कि जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं दे शेयर अ कॉमन कल्चर, सो वो जर्मन एथनिक ग्रुप। फ्रेंच बोलने वाले लोग दे शेयर अ कॉमन कल्चर, फ्रेंच एथनिक ग्रुप, ठीक है, डच एथनिक ग्रुप। तो इस तरीके से। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 29th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। Highlight the measures adopted by the Belgium Constitution for the prevention of the conflicts in Belgium। यानी कि बच्चों सिंपली यहाँ पे बेल्जियम के अकोमोडेटिव मॉडल की बात की जा रही है। कौन कौन से मेजर्स बेल्जियम की सरकार ने लिए थे, संविधान को बदला था, सबसे पहली बात तो है ना। तो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करा गया था, उसमें बदलाव लाए गए थे ताकि बेल्जियम के अंदर कोई लड़ाई झगड़े ना हो, रोका जा सके उनको पहले ही। सबसे पहली चीज हमने क्या करी थी, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल लेवल। तो अमेंडमेंट लाने के बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर देश की जो सरकार होगी वहां पे बराबर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, जितने फ्रेंच मिनिस्टर्स उतने ही डच मिनिस्टर्स, ताकि कोई भी नतीजा जो है वो कोई एक कम्युनिटी अकेले ना ले सके, यूनिलैटरली कोई भी डिसीजन ना ले सके, हर डिसीजन में दोनों ही कम्युनिटीज की रजामंदी चाहिए हो। दूसरी चीज जो यहाँ पे करी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया, जो कि एक अलग तीसरी टाइप की गवर्नमेंट थी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तो रहेगी, उसी के साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, हर लैंग्वेज कम्युनिटी के लिए अलग, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर होगी उस लैंग्वेज कम्युनिटी के कल्चरल, एजुकेशनल और लिंगुअल नहीं लिंग्विस्टिक इश्यूज, जो भाषा से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पे डिसीजन ले सके। ओके,
साथ ही में बच्चों एक और जो चीज करी गई, तो बहुत सी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी उनको ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं आती, सब ऑटोनमस है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना दायरा है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना दायरा है। और जो लास्ट चीज करी गई वो था कि जो ब्रुसेल्स था बच्चों, जो कैपिटल सिटी थी, जहां पर एक और टेंशन थी, है ना, वहां तो फ्रेंच मेजोरिटी में थे, तो ब्रुसेल्स के अंदर भी वही सेम चीज करी गई कि यहाँ पर भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, बराबर का प्रतिनिधित्व दे दिया गया वहां की सरकार में, कि जितने फ्रेंच मिनिस्टर्स रहेंगे उतने ही डच मिनिस्टर्स भी रहेंगे, ताकि कोई लड़ाई झगड़े ना हो, उम्मीद ही ना जगे। ठीक है, तो ये बेल्जियम का कॉम्पिटिटिव मॉडल है। फिर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, विच इज द 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। सिन्हाला लोगों के प्रभुत्व को जमाने के लिए वो कौन से 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स थे जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिए थे? आप सभी को पता होगा ये 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स के बारे में मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। तो फर्स्ट मेजर था कि इन द ईयर 1956 एक एक्ट को पास करा गया जहां पे सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका की, और तमिल्स की भाषा को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया। दूसरा बदलाव जो लाया गया, जो गवर्नमेंट थी उसने एक तरीके से ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जो कि सिर्फ सिन्हाला लोगों को फेवर करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगी सरकारी नौकरियां दिलवाने में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने में। तीसरी चीज, श्रीलंकन गवर्नमेंट फर्दर प्रोक्लेम्ड, उन्होंने ये बोला कि हम लोग, हमारा जो संविधान होगा ये बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसी को ही फॉस्टर करेगा, उसी को ही प्रोटेक्ट करके रखेगा, और कोई भी दूसरे रिलीजन को हम लोग डिसरिगार्ड कर देंगे। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट और फॉस्टर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और बच्चों इसी के साथ हमारे टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पावर शेयरिंग होते हैं कंप्लीट। आई होप दैट यू ऑल लाइक द चैप्टर, आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड द चैप्टर। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप लोगों की प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की तैयारी करवाने के लिए हम लोग ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस आउट ना आप लोग कर दो जो कि एग्जाम में शायद आ सकता था, और फिर कल को बोलो हमने ना ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, काफी ट्रिकी था। नहीं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहने देंगे। तो संकल्प भारत फाउंडेशन की टीम के साथ इसी तरीके से जुड़ते रहिए और जुड़े रहिए। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।